आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टॉपिक के ऊपर, यानी कि वो पॉइंट जिन पर डायरेक्टली आपको एमसीक्यू मिल सकते हैं और या फिर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या आपका आप पेपर देने जा रहे हो, आपके पास मॉर्निंग में 5 मिनट है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये 5 मिनट के कॉन्सेप्ट जो है इनको रिवाइज करते रहें रेगुलरली, जिससे कि आपका टच बना रहे और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी हमेशा नजर में रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आइडियल डाइलेक्ट्रिक की खास बात क्या होती है? आइडियल डाइलेक्ट्रिक को अगर कभी भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उसकी परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक की, तो उसकी जो परमिटिविटी की इक्वेशन है वो एप्सिलॉन ओमेगा इक्वल टू एप्सिलॉन डैश ओमेगा माइनस जे एप्सिलॉन डबल डैश ओमेगा। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर आइडियल डाइलेक्ट्रिक लोगे तो पहली वाली इक्वेशन से परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर लोगे, लेकिन अगर दूसरी यानी कि अगर प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक लोगे तो उसकी इतनी बड़ी इक्वेशन होती है। अब ऐसा क्यों? तो जरा इस इक्वेशन को ध्यान से समझ लेते हैं। ये इक्वेशन अपने आप में आपको नंबर दिला देगी पूरे के पूरे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पहला वाला पार्ट क्या है, ये बता रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है टुवर्ड्स एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब भी हम एक प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, ये बताएगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है एप्सिलॉन डैश, ये रियल पार्ट है, इसको हम लोग इक्वेशन का रियल पार्ट कहेंगे, और ये सिंपली क्या बताएगा, ये बताएगा पोलराइजेशन को। यानी कि जो आइडियल डाइलेक्ट्रिक के अंदर परमिटिविटी दी हुई थी, ये लगभग आप मान के चल सकते हो वही डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ तक तो इक्वेशन आइडियल ही है। नाउ प्रैक्टिकल कहाँ से होती है? प्रैक्टिकल होती है थर्ड कंपोनेंट से, जो कि इमेजिनरी कंपोनेंट है। नाउ ये कंपोनेंट बताएगा लॉसेस के बारे में। समझ में आ रही बात है? तो ये कंपोनेंट जो है थर्ड वाला, दिस इज योर इमेजिनरी कंपोनेंट एंड दिस विल रिप्रेजेंट लॉसेस इन द प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं, अगर रियल पार्ट बढ़ रहा है, यानी कि कोई भी प्रैक्टिकल डाइलेक्ट्रिक है जिसका रियल कंपोनेंट ज्यादा है जिसके अंदर, जिसकी परमिटिविटी का, तो इसका क्या मतलब होगा? ये सिंपली सिंप्लीफाई कर रहा है कि यहाँ पे इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यानी कि वो डाइलेक्ट्रिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ज्यादा पोलराइज होगा। वहीं पे अगर कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसका डबल डैश कंपोनेंट यानी कि इमेजिनरी कंपोनेंट ज्यादा है, तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि उस डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वहां पे हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा, यानी कि लॉसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर ले, मॉलिक्यूल के बेसिस पे, तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो उनका रियल कंपोनेंट ज्यादा होता है, यानी कि वो ज्यादा इजीली पोलराइज होते हैं। वहीं पे जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनका रियल कंपोनेंट कम होता है, यानी कि वो कम पोलराइज होंगे जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, पोलराइजेशन काफी कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा डायलेक्ट्रिक, वो समझ लेते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे। तो भाई अगर वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है जो तुम्हारा डायलेक्ट्रिक है वो पोलराइज तो नहीं हो पाएगा। पोलराइज होने के लिए हम चाहते हैं कि अलाइनमेंट कांस्टेंट रहे। तो अलाइनमेंट कांस्टेंट कैसे रह पाएगा? टेम्परेचर बढ़ा दोगे, वो तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, वाइब्रेट होता रहेगा। समझ में आ रही? तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? वाइब्रेशन बढ़ेंगे, वाइब्रेशन बढ़ाने से परमिटिविटी जो होगी, रियल कंपोनेंट जो होगा वो डाउन होगा, और जो इमेजिनरी कंपोनेंट है यानी कि लॉसेस वो बढ़ जाएंगे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, वाइब्रेशन बढ़ाओगे तो आपस में कोलिजन बढ़ेंगे तो लॉसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक्सटर्नल फील्ड का क्या इफेक्ट होता है? तो अगर एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो यहाँ पे परमिटिविटी जो होगी वो रियल कंपोनेंट जो है यानी कि पोलराइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, यानी कि अगर तुम्हारे कोई डायलेक्ट्रिक है तो सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर थोड़ा सा पोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाओगे तो ज्यादा पोलराइजेशन होने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट बहुत डिटेल में एनिमेशन के साथ लेक्चर में डिस्कस किए गए। यहाँ पे बस हम लोग इसको समरी तैयार कर रहे हैं। ये आपका बस पेपर से जाने से पहले 5 मिनट का रिवीजन है। इस सीरीज में, ये जो 5 मिनट की सीरीज में बना रहा हूँ, इसका एक काम और कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेली आप मॉर्निंग में ये 5 मिनट की सीरीज का एक एक वीडियो देखते रहो जब जब अपलोड होता है। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक का जो टच है वो खोएगा नहीं, आप हमेशा टच में रहोगे, तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद तुम्हें रिवीजन कराता रहूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंप्योरिटी एंड डिफेक्ट का असर। तो भैया सीधी सी बात है, अगर इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली चीज़ है क्या होगा, जो पोलराइजेशन है वो कम होगा, और वहीं पे अगर इंप्योरिटीज एंड डिफेक्ट ज्यादा होंगे तो उसका लॉस कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, यानी डबल डैश वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, लॉस टेंजेंट। लॉस टेंजेंट का फॉर्मूला याद रखना, टेन डेल्टा। लॉस टेंजेंट जो होता है 10 डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पे इमेजिनरी कंपोनेंट ऊपर आता है और डिवाइड में आता है रियल कंपोनेंट, यानी कि एप्सिलॉन डबल डैश ऊपर आएगा एंड एप्सिलॉन डैश नीचे आएगा, यानी कि लॉस फैक्टर अपॉन में पोलराइजेशन फैक्टर। ये 3-4 तरीके हैं जिससे हम 10 डेल्टा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको जरा समझ लो। तो भाई अगर फ्रीक्वेंसी, तुम क्या असर है फ्रीक्वेंसी डायलेक्ट्रिक पे कैसे असर करती है? तो फ्रीक्वेंसी का डायलेक्ट्रिक पे सीधा सीधा असर होता है उसके इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि डायलेक्ट्रिक में अल्टीमेटली क्या है, जो पोलराइज हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो पोलराइज हो रहे हैं एक एटम के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन के पास जो रिलैक्स होने का टाइम था वो कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब हम कह रहे हैं भाई फटाफट करो, टाइम हम कम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को नॉर्थ, एक लेफ्ट साइड से पोलराइज होकर राइट साइड जाने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कम हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन के पास रिलैक्स होने का टाइम कम होगा
तो लॉसेस ज़्यादा करेगा, काम कम करेगा, काम मतलब पोलराइजेशन कम करेगा, तो इसीलिए एप्सिलॉन डबल डैश ज़्यादा है, एप्सिलॉन डैश कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिकल डायलैक्ट्रिक हो जाएगा। क्यों प्रैक्टिकल? मतलब जितना कम पोलराइजेशन और जितना ज़्यादा लॉसेस उतना ही प्रैक्टिकल डायलैक्ट्रिक, ठीक है। आइडियल होता है तो उल्टा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वहीं पे अगर हम फ्रिक्वेंसी को कम कर देते हैं तो फ्रिक्वेंसी कम करने का मतलब है हम टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि F इक्वल टू 1/T, तो जो हम इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स होने का टाइम दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई तू आराम से काम कर ले, जल्दबाजी की दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में टाइम ज़्यादा दे रहे हो, तो ज़्यादा टाइम दे रहे हो अगर इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसे में क्या होगा, वो पोलराइज आराम से होगा, तो उसका रियल फैक्टर अच्छा हो गया और लॉसेस कम करेगा, गलतियां कम करेगा जब टाइम उसके पास होगा, तो एप्सिलॉन डबल डैश कम हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम्हारा डायलैक्ट्रिक है वो मोर आइडियल रहेगा, यानी कि अच्छा खासा आइडियल इफेक्ट उसके अंदर होगा, क्योंकि लॉसेस कम हो रहे हैं। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा ना। यहाँ पे इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और इसी तरीके के जल्दी जल्दी वीडियो आते रहेंगे। साथ ही साथ अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन इसके लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं।